अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग FLP 1 के केमिस्ट्री पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब बेसिक डिफरेंस हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब दो ऑप्शंस NO2 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव, इनका तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन जो न्यूट्रल रिएजेंट है उनमें हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है जिसमें अगर वो न्यूट्रल है तो उसके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम SO3 को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि S6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के टोटल 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो यानी इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुके हैं। इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऑप्शन हमारे पास अल्कीन है। अल्कीन में जैसा कि आप जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। कुछ मेजर डिफरेंस आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पता होना चाहिए, जो आपको MCQs में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है, न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस होता है, और इनके कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं, ये आप एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ टिन, कि टिन के टोटल आइसोटॉप्स कितने होते हैं। ये आपकी सिंपल बुक लाइन है कि टिन के आइसोटॉप्स 11 होते हैं, सो योर राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म द ट्रांस आइसोमर शो ऑल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सीजो ट्रांस की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। सिस आइसोमर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिस आइसोमर जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, ट्रांस आइसोमर जो होता है आपका सिमेट्रिकल होता है। सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सिस का डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है, जबकि ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। सिस आइसोमर पोलर होता है, ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होता है। सिस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ट्रांस आइसोमर के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब ऑप्शंस को देखते हैं कि कह रहे हैं कि ट्रांस आइसोमर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है। दे आर नॉन पोलर, वो नॉन पोलर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। डाइपोल मूवमेंट उनका ज़ीरो होता है। उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, नहीं ये गलत है। हाई बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का होता है, ट्रांस के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सो हमारे पास राइट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड के। अल्काइल हैलाइड के इनमें से जनरल फार्मूला कौन सा है। फर्स्ट वाली ऑप्शन देखिए CnH2, यानी आपके पास अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। नेक्स्ट बीटा ऑप्शन है CnH2n+1, ये अल्काइल हैलाइड का होता है। CnH2n-2 ये अल्काइन का होता है। CnH2n+2 ये हमारे पास अल्केन का होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन is 35.5 AMU. What is the mass of 2 moles of chlorine gas? इसमें आपको ये बताया गया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU होता है, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस का क्या जो है आपके पास मास होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का नोट करने वाले, यहाँ पे बहुत से बच्चे इसका आंसर 71 ग्राम लगाएंगे कि एक का 35.5 है तो 2 का 71 होगा, लेकिन स्टेटमेंट को गौर से देखें, उसने 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन नहीं कहा, उसने 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस बोला है। क्लोरीन गैस मतलब Cl2। अगर क्लोरीन का 35.5 AMU है तो क्लोरीन गैस यानी Cl2 का कितना होगा 71 AMU, यानी 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस 71 AMU। तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस क्या होगा उससे डबल, यानी 142 ग्राम। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट गिव अल्कीन ऑन डिहाइड्रेशन। अल्कोहल आपको पता है कि H2SO4 H3PO4 या AlCl3 आप रिएजेंट यूज़ करके अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इनमें से वाटर रिमूव करवा देते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास अल्कीन बन जाती है। अब इनमें से कौन सी जो अल्कोहल है वो अल्कीन नहीं बनाएगी। अब इसमें आपको पता है कि इसमें आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप अल्फा ऑप्शन में देखेंगे कि इसके पास बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है जिसको आप रिमूव करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू लिव इन द सेपरेट ऑर्बिटल एंड हैव सेम स्पिन, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू। वो कहता है कि अगर
इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हैं और आपके पास px, py और pz तीनों ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तीनों की एनर्जी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे कि एक px में रहेगा, एक py में रहेगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे। ये क्यों होता है? ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग है, जो आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है ये रूल। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। आपको एक कंपाउंड दिया है और इसमें कहा है कि आपने सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है -2 होता है, और ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जितने एटम्स हैं, ये जैसे सोडियम के 2 एटम्स हैं तो 2 को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर के भी 2 ही एटम्स, इसके अलावा ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स है, तो +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0 है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास S की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। अब आपको पता है कि अल्कोहल 2 तरह की रिएक्शन शो करता है। एक वो रिएक्शन जब उसका CH बॉन्ड ब्रेक करता है, और एक वो रिएक्शन जिसमें उसका OH बॉन्ड ब्रेक करता है। जब अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक यानी वो रिएक्शन के लिए अपना हाइड्रोजन एटम दे रहा है, मीन अल्कोहल उन रिएक्शन में एज अ एसिड रिएक्ट कर रही है। जब वो कंपाउंड जो अपना हाइड्रोजन एटम रिलीज कर दे रिएक्शन के लिए, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। तो इन रिएक्शंस में अल्कोहल ऐसा एसिड रिएक्ट करती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उसकी होती है जिसकी कार्बन चेन कम हो। अब इन ऑप्शंस में आप लोग देखें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी मेथानॉल में। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होगी वो टर्शरी अल्कोहल होगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की कम हो जाएगी और OH बॉन्ड ब्रेकेज वाला रिएक्शन वो ईजिली नहीं दे सकेगा। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अगर यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन होता कि व्हेन CO बॉन्ड ब्रेक, तो तब सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा? तब हमारे पास राइट ऑप्शन आता अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फिनोल। फिनोल के बारे में पूछा गया है कि इट इज़ मोर एसिडिक देन एथेनोइक एसिड, इट इज़ मोर एसिडिक देन एथेनॉल, इट टर्न्स लेड लिटमस ब्लू, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। अब हम लोग एसिडिक ऑर्डर पहले देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद फिनोल, फिर वाटर और फिर अल्कोहल। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज़ मोर एसिडिक देन एथेनॉल, वो हमारे पास ट्रू है। अब यहाँ पे जो अल्फा पे हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, इट इज़ मोर एसिडिक देन एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होती है। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, इट इज़ मोर एसिडिक देन एथेनॉल। यस, फिनोल एथेन अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। गलत। फिनोल एक एसिड है और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। गलत, क्योंकि फिनोल के रिएक्शंस में हमारी बुक में दिया हुआ है कि फिनोल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। सो यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट इन अ सिमिलर मैनर विद बोथ एथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड। इसमें ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो रिएजेंट होगा वो एथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेंजल्डिहाइड, यानी वो रिएजेंट जो एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ एक जैसा रिएक्शन देगा, वो कौन सा होगा? फर्स्ट हम लोग देखते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट हमें पता है कि ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन देता है। नेक्स्ट हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट देख लेते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसके अलावा एलिफेटिक या एरोमेटिक में से कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट तो एल्डिहाइड शो ही नहीं करते, ये सिर्फ कीटोन शो करते हैं। डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, जिसमें वो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ये भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं, एरोमेटिक शो नहीं करते। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद थर्मल और हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। वो ब्रांच जिसमें हम लोग हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं वो आपके पास ऑब्वियसली थर्मोकेमिस्ट्री है, सिंपल डेफिनेशन है, राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन देते हैं उनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है? साल्ट फॉर्मेशन, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद SOCl2। अब आप अपने बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखें तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, जब वो एस्टर बनाता है तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होता है। बाकी रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, PCl5 के साथ या SOCl2 के साथ जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज़ ग्रेटेस्ट लेटेस्ट एनर्जी। कि किसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा है? लेटेस्ट एनर्जी आप किस तरह से मेजर करते हैं? लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज ओवर साइज। जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा और जिसका साइज कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केटाइन सारे सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो दोनों के सबके ऊपर +2 चार्ज होगा, यानी चार्ज तो सबका सेम है। अब हमने यहाँ पे डिसाइड किस बेस पे करना है? साइज बेसिस पे। जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप में टॉप पे आता है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, यानी मैग्नीशियम का साइज बाकी सबसे कम है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकियों से ज़्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है प्रोपानॉन, बेंजीन्स, फिनोल और इथेन। बॉइलिंग पॉइंट जिसके अंदर अब मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। प्रोपानॉन क्या है? कीटोन। कीटोन में कौन सी फोर्सेस होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। उसके बाद सेकंड हमारे पास दिया है बेंजीन। बेंजीन में आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, LDF जो वीक फोर्सेस है। उसके बाद हमारे पास फिनोल है। फिनोल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। नेक्स्ट इथेन यानी अल्केन, इसमें भी हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो जिस फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसमें ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिनोल में आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज़्यादा होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन गिव राइज टू। कि पॉलीपेप्टाइड चेन जब रेगुलर कॉइलिंग करती है तो हमारे पास प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, DNA मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इन विच 2 चेन्स ऑफ DNA आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय। कि DNA मॉलिक्यूल में दोनों चेन्स और DNA की होती हैं वो किन बॉन्ड से आपस में अटैच होते हैं? आपको पता है कि आपने बायो में भी ये मॉडल पढ़ा हुआ है कि DNA के अंदर जो बेसिस होती हैं प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो DNA मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय सॉलिड्स। कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज सॉलिड शो नहीं करते? दे हैव डेफिनेट शेप, बिल्कुल ठीक बात है, सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यस, अगर शेप डेफिनेट है तो वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। दे हैव रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, नहीं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो रोटेशनल मोशन करें। हाँ, वो वाइब्रेशनल मोशन ज़रूर करते हैं, अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं करते। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है, दे आर रिजिड एंड हार्ड, यस, ये भी उनकी प्रॉपर्टी है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑफ द फॉलोइंग आर बाइडेंटेड लिगेंड्स एक्सेप्ट। इनमें से सब बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं लेकिन एक नहीं है। अब मैंने नीचे आपको मोनोडेंटेड लिगेंड्स और बाइडेंटेड लिगेंड्स की एग्जांपल आपको बता दी है। क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, अमाइन हो गया, वाटर हो गया, थायोसाइनेट आइन, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। और बाइडेंटेड में हमारे पास ऑक्सैलेटो आइन आ जाता है, हाइड्राजीन आ जाता है, सल्फेटो आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्राजीन अल्फा ऑप्शन, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सैलेट भी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, सल्फेट भी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट हमारे पास जो एसीटेट आइन है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। यानी कौन सी एल्कीन जो है इनमें से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि एक तो
डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होने चाहिए, दूसरा दोनों कार्बन एटम्स के साथ डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए। और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि वन अल्कीन वन ईन जो होती हैं वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करती, क्योंकि उनके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ सेम एटम यानी हाइड्रोजन अटैच होता है। तो इनमें देखें कि वन अल्कीन कौन सी है, चार्ली। वन पेंटीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, इनमें से सब पोलर है, एक नहीं, यानी इनमें से कौन सा नॉन पोलर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में कब इंड्यूस होती है। जैसे आपने पोलैरिटी को किस तरह से चेक करना है, एक तो वो कंपाउंड देखें जिसमें सेंट्रल एटम के साथ डिफरेंट एटम अटैच होंगे, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इन 4 ऑप्शन में से डेल्टा ऑप्शन तो निकल गया, क्योंकि कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच है और एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, यानी डिफरेंट एटम्स अटैच हैं, तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया ये होता है कि जिसके ऊपर लोन पेयर होगा वो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब आप NO और CO दोनों में आपके पास लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम पे। अगर आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे किस एटम के पास लोन पेयर मौजूद है किसके पास नहीं है, तो आपके पास एक ट्रिक होती है छोटी सी कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स फाइंड करने के लिए आपने ग्रुप नंबर, सेंट्रल एलिमेंट का ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, जितने उसने बॉन्ड बनाए हैं, इनको डिवाइड कर देना होता है आपने 2 पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेरिलियम क्लोराइड की, कि बेरिलियम आपके पास BeCl2, बेरिलियम आपके पास सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 माइनस सी, इसके साथ कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसके पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, यानी बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं। और ये हम वैसे भी देख सकते हैं कि बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसने दोनों यूज़ कर लिए क्लोरीन के साथ बॉन्ड में बनाने में, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके लोन पेयर चेक कर सकते हैं, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर होगा वो पोलर होगा। अब यहाँ पे हम लोग चार्ली ऑप्शन अपना देखें, PCl5 फॉस्फोरस 5th ग्रुप का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसने 5 Cl एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर दी, यानी इसके ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है। दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो रही, इसमें डिफरेंट एटम्स नहीं अटैच, तो ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह, आप पहले ये देखें कि 1 मोल ऑफ SO2 में कितने ग्राम ऑक्सीजन होती है। 1 मोल ऑफ SO2 में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होती है। आप मोल मैस रेशो फाइंड करें तो क्या आएगा, 1:32, 1 मोल ऑफ SO2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आप सपोज मोल ऑफ SO2 को आप x ले लें और ग्राम आपके पास क्या आ जाएंगे 8, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 32x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू निकालें, आपके पास आ जाएगी 0.25 मोल। राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, के एल्यूमिनियम के इनमें से कौन सा हैलाइड जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है। अब आप जानते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है वो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमारे पास केटाइन सेम और एनाइन डिफरेंट है, जिस एनाइन का साइज सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। फ्लोरीन, अब आप जानते हैं कि डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज़्यादा साइज आयोडीन का होगा, तो कोवलेंट का कैरेक्टर भी एल्यूमिनियम आयोडाइड का होगा। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विथ हैलोजन इज नाउन एज, कि जब अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। अल्केन में आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि अल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता कि उसमें एडिशन हो सके, और हैलोजन के साथ जब अल्केन रिएक्ट करता है तो आपको पता है वहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होता है उसको रेडिकल में ब्रेक किया जाता है, उसके बाद वो रेडिकल्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स अल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है। शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आप 2n² फार्मूला यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, दी रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है। ये आपके एग्जैक्ट फिगर है, बीटा ऑप्शन राइट है, +150.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एटम विथ प्रोटॉन नंबर ऑफ 19
एंड मास नंबर ऑफ 40 इज। एक आपके पास एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास 40 है, उसके हवाले से कौन सी बात जो है वो ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं, फाउंड इन ग्रुप 2A, फाउंड इन थर्ड पीरियड। एक तो इसका तरीका ये होता है कि आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इस तरह से। लेकिन दूसरा तरीका, अगर आपको नहीं पता कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। जैसे 19 कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड का पता लगा सकते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में होगा उसी ब्लॉक में होगा, यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट लास्ट आउटर मोस्ट में जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ये उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और जो एन की हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमें पीरियड नंबर देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एन की हाईएस्ट वैल्यू 4 है, यानी ये 4th पीरियड में होता है, ग्रुप इसका 1 है और एस ब्लॉक में है ये। तो अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। ग्रुप 2 है गलत, फाउंड इन थर्ड पीरियड नहीं, ये भी गलत। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको स्टेटमेंट दी गई है और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी जो है वो मिसमैच्ड है। फर्स्ट में आपको ये कहा हुआ है न्यूक्लियोफाइल में दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, यस न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल पे नहीं होता, ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद लिखा है दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये गलत है। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखी हुई है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेट एन इलेक्ट्रॉन में है। लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आपको शेल के बारे में। तो लोएस्ट शेल कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 तो कोई शेल नहीं होता। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड। ये आपकी बुक लाइन डेफिनेशन है, रेट लॉ कहते हैं इसे, राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो मोर नॉन आइडियल बिहेवियर। इनमें से कौन सी गैस जो है ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। जो पोलर होगा वो नॉन आइडियल होगा। आर्गन आपको पता है नॉन पोलर गैस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है इसमें, ये आइडियल गैस है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन H2 सेम एटम्स है, इसमें भी कोई पोलैरिटी नहीं है। हीलियम भी सिंपल एटम है, इसमें भी कोई पोलैरिटी नहीं है। हमारे पास SO2 पोलर है क्योंकि इसमें लोन पेयर है, तो यही नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन। इनमें से किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो हमारे पास होता है बीटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिपेंड नहीं करती। आपकी बुक में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का बताया हुआ है कि किसमें इन्वर्सली रिलेटेड होती है और किसमें डायरेक्टली रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग के LDF जो है वो इनमें से किसके दरमियान प्रेजेंट होगी। पहला हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन लिक्विड स्टेट। आपको पता है कि वाटर के दरमियान तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें तो LDF नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एटम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। हीलियम मॉलिक्यूल में LDF होती है लेकिन हाई टेम्परेचर पे कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस, HCl के अंदर आपके पास डाइपोल फोर्स होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन I2 के अंदर आपके पास लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। आयोडीन चूँकि नॉन पोलर है तो इसके अंदर हमारे पास LDF प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कि किस लिक्विड का आपके पास वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे कम होगा। आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये मैंने आपको इधर शो भी करवा दिया स्लाइड पे। इसमें वेपर प्रेशर दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स के, आपने इनका सीक्वेंस याद कर लेना है।
इस हिसाब से आप देखें तो आपका वो कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है वो बीटा है, यानी क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन डेट इन अदर ड्यू टू। कंडक्टिविटी होती है वो पैरेलल लेयर्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू परपेंडिकुलर, यानी एक डायरेक्शन में कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, दूसरी में कम होती है। किस वजह से? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेंजीन डज नॉट अंडरगो, कि बेंजीन में इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होता। इनमें आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं B2O5 की प्रेजेंस में, एलिमिनेशन रिएक्शन बेंजीन नहीं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनमें से किस एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो? अब आपको पता है कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन 6 से, फ्लोरीन 7 से और नियॉन 8 से। लेफ़्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो इस हिसाब से आपको, क्योंकि नाइट्रोजन की यहाँ पे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में आपके पास एबनॉर्मेलिटी होती है कि 5th ग्रुप एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 6th ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑक्सीजन की। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज के ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन कितनी होती है? पहले भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन फाइंड करने का मेथड बताया है, उसी तरीके से आप C6H12O6 में कार्बन की जगह एक्स पुट करें, +12 हाइड्रोजन की +1 +6 ऑक्सीजन की -2 करके निकालें, आपके पास एक्स की वैल्यू 0 आएगी, यानी कार्बन ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो रिएक्ट नहीं करता रिएक्टेंट्स के साथ। आप रिएक्शन में इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो ताकि आपका जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड ऐसे हैं, एक प्लाटियम और दूसरा प्लाडियम, जो इनर्ट होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास प्लाटियम दिया हुआ है, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब हीट एनर्जी फाइंड करते हो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसे आप लोग क्या कहते हैं? ये इंथैल्पी चेंज होता है। आपकी ये सिंपल डेफिनेशन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता? इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, यस। इट इज़ मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। नेक्स्ट, इट फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपके पास बुक लाइन है। नेक्स्ट कहा हुआ इट इज़ अ डाई बेसिक एसिड, ये गलत है। अब मोनोबेसिक एसिड और डाई बेसिक एसिड क्या होते हैं? मोनोबेसिक एसिड वो होता है जो एक हाइड्रोजन एटम रिलीज़ कर सके, डाई बेसिक एसिड वो होता है जो 2 हाइड्रोजन जो है उनको रिलीज़ कर सके। एथेनोइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ये सिर्फ एक आउटर जो इसका एंड वाला H एटम है टर्मिनल, सिर्फ ये उसको रिलीज़ करेगा अपने एसिडिक एसिड बेस्ड रिएक्शन में, तो ये मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड नहीं है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मॉलिक्यूल हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। के किस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आपको पता है कि 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन आपको पता है कि नॉन पोलर है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। नेक्स्ट बीटा ऑप्शन हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। कीटोन आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास चार्ली है, ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन आपके पास ये दोनों नॉन पोलर है, इनमें भी LDF होंगी। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? आपको पता है कि जब डाउन द ग्रुप हम लोग मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं आप एटम से। डाउन द ग्रुप जाने से आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है सबके सब। अब इनमें देखें कि सबसे नीचे एलिमेंट कौन सा है? बेरिलियम सबसे पहले ग्रुप में आता है, बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम और फिर स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम नीचे है सबसे, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुई। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन फ्यूल सेल। के फ्यूल सेल में अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं? वो हमारे पास होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपकी बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर एसिड। इनमें से कौन सा जो है दूसरों के मुकाबले में वीकर एसिड है? इसमें आपके पास बुक में
आपकी जो बुक है उसमें ये टेबल दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का। उसमें आप देखेंगे HCl सबसे स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद HNO3 है और फिर H2SO4 है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा चार्ली। HI तो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, HI सबसे पहले, उसके बाद HCl, फिर HNO3 और फिर H2SO4। ये आपके पास इसका सीक्वेंस होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम। की इक्विलिब्रियम पे आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो? लॉ ऑफ मैस एक्शन तो आप अप्लाई नहीं करते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी नहीं, हंड्स रूल भी आप वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ये रूल्स अप्लाई करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है कि आपने रिएक्टेंट इंक्रीज, इक्विलिब्रियम पे आप रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कंसनट्रेशन इंक्रीज करोगे। तो ये प्रिंसिपल आप लोग इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट एनोड। कि आप NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो तो एनोड पे जो है वो क्या चीज़ रिलीज़ होगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप एक ऐसे सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो कि जिसमें हेलाइड है, जिसमें हेलाइड आइन है, तो वो एनोड पे रिलीज़ होगा। हेलाइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, इनमें से कोई भी आइन उसके अंदर है तो ये एनोड पे रिलीज़ होगा। अगर इन हेलाइड आइन के अलावा कोई चीज़ है, कोई आइन है उसके अंदर, तो वो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। जैसे यहाँ पे NaCl है, इसके अंदर हेलाइड आइन है हमारे पास। मैंने अभी बताया कि जिस कंपाउंड में आपके पास हेलाइड आइन होगा वो एनोड पे हेलाइड जो है उसको रिलीज़ करेगा, यानी ये Cl2 को रिलीज़ करेगा। राइट ऑप्शन तो हो गया चार्ली। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कहा जाता है कि अगर हम Cu कॉपर सल्फेट के हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो एनोड पे क्या रिलीज़ होगा, उस टाइम आपके एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। ये ट्रेंड्स होता है कि कौन ज़्यादा जल्दी अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन आपने सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हेलाइड आइन है तो वो एनोड पे रिलीज़ हो जाएगा। अगर हेलाइड आइन नहीं है तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3-1 के NO3-1 में आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा। बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से नाइट्रोजन की जगह X लिखें, ऑक्सीजन के एटम 3 है, +3 एक ऑक्सीजन की आपका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज हमारे पास है -1, तो X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रे डिपेंड ऑन के प्रोटॉन जब आप बनाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसकी नेचर किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस जो आपके अंदर के पास प्रेजेंट होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। बुक लाइन है सिंपल आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज। आपसे ये कहा हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने मोल ऑफ कितनी ग्राम CaO आपके पास बनेंगे। आप रिएक्शन पहले देखें कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। आपके पास 2 कैल्शियम एटम एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मैस 56 ग्राम होता है, तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का मैस आपके पास हो जाएगा 112 ग्राम। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने पहले MCQ सॉल्व किया था 2:1 अगर 2 मोल हैं तो 112 ग्राम बन रहा है। तो अगर आपके पास 0.1 मोल हो तो मैस आपने X रख देना, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2X इज इक्वल टू 11.2, X इज इक्वल टू 11.2 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.6 यानी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एसिटोफिनोन इज फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज। ये आपके पास एसाइलेशन का रिएक्शन पूछा हुआ है कि जब बेंजीन रिएक्ट करती है एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो एसिटोफिनोन बनता है। आप अपनी बुक पे यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म देख सकते हैं। एसाइलेशन आपकी क्या होती है कि आपका एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट होता है। तो एसाइल ग्रुप इनमें से कौन सा है, CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये आपके पास एसाइल ग्रुप है। यही इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक। इनमें से कौन सी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिटी जो होती है वो आपकी कार्बन चेन की लेंथ के इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी जितनी आपकी कार्बन चेन लंबी होती जाएगी उतनी एसिडिटी कम होती जाएगी। इनमें से सबसे छोटी जो है कार्बन चेन किसकी है, मेथनॉल की, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। आपने अपने एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन पढ़े हैं। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो बेस कैटेलाइज्ड नहीं है। इनमें से एल्डोर कंडेंसेशन भी बेस कैटेलाइज्ड है, कैनिजारो भी, हेलोफॉर्म भी, लेकिन जो अमोनिया डेरिवेटिव के आपके पास रिएक्शन है वो एसिड के कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच व्हेन HCN is treated with propanol in base catalyzed reaction propane cyanohydrin is formed, what do we call now the mechanism of reaction। मैंने आपको एक बात सिंपल बताई थी, एक बात आपने सिंपल अपने जहन में रखनी है कि जो आपके पास अल्कीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, बेंजीन ने आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना है, एल्डिहाइड कीटोन ने आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करना है, एल्काइल हेलाइड्स ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने हैं, और अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये दोनों रिएक्शन शो करते हैं डिपेंड अपॉन कि इनका कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है या OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। मैंने यहाँ आपको बता दिया कि एल्डिहाइड्स और कीटोन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने, तो आपके पास कोई भी रिएक्शन पूछ ले, चाहे HCN का पूछ रहे हैं या कोई भी और पूछ ले, आपके पास उसका मैकेनिज्म जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कि इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग है। पहला आप देखें, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका आयुपैक नेम आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आयुपैक नेमिंग पढ़ी है, इसे इथेन डाइयोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इसका कॉमन नेम मेलोनिक एसिड है, प्रोपेन डाइयोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट सक्सीनिक एसिड है, इसे ब्यूटेन डाइयोइक एसिड भी कहते हैं। इसमें आपके डेल्टा ऑप्शन में मिस्टेक है क्योंकि वेलरिक एसिड इसका कॉमन नेम नहीं है। अगर यहाँ पे CS2 4 की जगह 3 होता तब इसका नाम वेलरिक एसिड होता। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय मॉलिक्यूलर सॉलिड, की मॉलिक्यूलर सॉलिड में से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। दे आर मोस्टली नॉन वोलेटाइल, ये गलत है, वो सॉफ्ट होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गैस, जो सॉफ्ट है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, यानी LDF होती हैं इनके दरमियान, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्लो होते हैं। दे आर बैड कंडक्टर गैस, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आयोडीन वगैरह ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज़ गैस, इनकी डेंसिटीज़ लो होती हैं और ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं। तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा ऑप्शन गलत है, हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल नहीं होते। राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। हमारी आज की डिस्कशन ख़त्म हुई। आपको किसी चीज़ की, किसी MCQ की, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।